आज का हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि स्टोइचियोमेट्री क्या है, व्हाट स्टोइचियोमेट्री कहाँ से डिराइव्ड है और स्टोइचियोमेट्री कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वर्ड स्टोइचियोमेट्री के डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ से डिराइव्ड है। तो ये दो ग्रीक अल्फाज से डिराइव्ड है, स्टेचियोन यानी एलिमेंट और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एलिमेंट के मेजरमेंट की जाती हैं। इसके अगर हम कोर डिफिनेशन की तरफ जाते हैं तो स्टोइचियोमेट्री दर हकीकत में हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन ये कब होंगे कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, दिस नॉलेज इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। यहाँ पर स्क्रीन पर डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स। स्टोइचियोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी यहाँ रिएक्टेंट्स का कितना मोल या मास या वॉल्यूम जाके कंज्यूम होके आपस में रिएक्शन करके या रिएक्शन के लिए कितने रिक्वायर्ड है और यहाँ इससे कितने मोल्स या मास या वॉल्यूम का प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट देके इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर स्टूडेंट्स। सो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट्स, ये भी सॉलिड है और ये गैसियस स्टेट के अंदर है। यहाँ पर यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहा है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए जब मैं 1 मोल का रिलेशनशिप लगा दूं, या मैं मास का रिलेशनशिप लगा दूं, या मैं वॉल्यूम का रिलेशनशिप लगा दूं कि कितने यानी रिएक्टेंट्स के कितने ग्राम से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और मैं केमिकल इक्वेशन को यूज करूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करूं। सो दिस नॉलेज, दिस स्टडी इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। स्टूडेंट्स, कॉमन लाइफ में आम जिंदगी के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ों को जांचने के लिए या तो काउंट करना पड़ता है या उसका वेट लेना पड़ता है। तो जब हम मार्केट जाते हैं, हम शूज़ लेते हैं तो हम पेयर के फॉर्म में लेते हैं कि एक पेयर, ठीक है। सॉक्स लेते हैं तो एक पेयर के फॉर्म में होते हैं। हम बनानास लेते हैं स्टूडेंट तो ये हमारे पास डोजन के फॉर्म में होता है, यानी 12 आइटम इसके अंदर मौजूद होते हैं। या एग्स लेते हैं हम, ऑरेंजेस लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रॉस की बात करते हैं तो ये 144 आइटम पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर एक बॉक्स के अंदर मेरे पास ग्रॉस ऑफ पेंसिल्स है तो मतलब ये है कि उसके अंदर 144 पेंसिल्स मौजूद होंगे। लेकिन ये तो दर हकीकत में कॉमन लाइफ में है। यहाँ पर मामला ये है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट का वास्ता पड़ता है बहुत टाइनी पार्टिकल के साथ। वो टाइनी पार्टिकल हमारे पास होते हैं या तो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं तो इसको टाइनी स्केल के ऊपर तो मेजर किया जाता है। लेकिन चूंकि जब इंडस्ट्री के अंदर या लैब के अंदर जाके हमें इनको स्टडी करना पड़ता है तो हमारे लिए ये दुश्वार होता है। ये चूंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लिहाजा इसको फिजिबल बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए फिर आगे केमिस्ट ने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है मोल का। मोल दर हकीकत में SI यूनिट है अमाउंट का, यानी अमाउंट ऑफ मैटर किसी चीज़ के अंदर जो मौजूद होता है उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मोल है। मोल दर हकीकत में स्टूडेंट्स लैटिन वर्ड है मोल्स, और इसका मतलब है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर या पाइल। इज द SI यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मोल का जो कॉन्सेप्ट है ये एक जर्नलाइजेशन है। ये दर हकीकत में एटॉमिक मास जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो ये बराबर होता है 12 AMU के एटॉमिक मास यूनिट। लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के मेजरमेंट करना हमारे लिए नामुमकिन सा होता है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि इनको इन टर्म ऑफ ग्राम मास चेंज करते हैं। ग्राम मास का मतलब ये है कि इसको इन टर्म ऑफ मोल बदलते हैं। ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक होता है, यानी ग्राम मोल, यानी 1 ग्राम मोल। अगर कार्बन की मैं बात करूं तो ये बराबर होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम हमारे लिए लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर मेजर करना आसान होता है। तो ये एक ब्रिज है दर हकीकत में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के दरमियान, कि जिसके ज़रिए हमारे लिए वेट करना, जिसके ज़रिए हमारे लिए मास लेना लैब के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर आसान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर दर हकीकत में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। अच्छा स्टूडेंट्स, ये किसी भी एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और इतने ही होते हैं। वो 1 मोल आपके पास वाटर का है, वो 1 मोल आपके पास सोडियम का है, वो 1 मोल आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है आपके पास, वटेवर जो भी है आपके पास, उसके 1 मोल के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में है तो ये पार्टिकल हमारे पास यानी 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। लेकिन अगर ये मालिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे तो मालिक्यूल्स लिखेंगे इसके साथ। और अगर ये हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला यूनिट की सूरत में लिखा जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है स्टूडेंट्स कि मेरे पास 1 डज़न बनानास है, तो मैं लिखता हूं कि 1 डज़न बनानास यानी 12 बनानास, 12 यानी 12 बनानास। ठीक है, यानी है तो 12 ही 1 डज़न के अंदर। और फिर मैं बात करता हूँ कि 1 डज़न मेरे पास एग्स है, 1 डज़न एग्स है मेरे पास, तो ये है तो 1 ही डज़न और उसके अंदर 12, लेकिन 12 क्या है, एग्स है हमारे पास। यहाँ बनाना, यहाँ पर एग्स, तो यहाँ पर एटम्स और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर फार्मूला यूनिट्स हमारे पास। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेम नंबर तो सेम है और उसके शक्ल सूरत और मास डिफरेंट है, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है, नेचर वो डिफरेंट है, लेकिन काउंटिंग में वो सेम है। यानी 1 डज़न आपके पास बनानास हो या 1 डज़न आपके पास एग्स हो, नंबर ऑफ एग्स और नंबर ऑफ बनानास इक्वल होंगे। बिल्कुल सिमिलर मैनर से यहाँ पर भी है कि आयोगाड्रो नंबर्स की अब जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 या तो एटम्स होंगे अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, या मालिक्यूल्स होंगे अगर मालिक्यूलर फॉर्म में होगा, और अगर वो आयोनिक कंपाउंड की सूरत में होगा तो ये मेरे पास फार्मूला यूनिट्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मास विद पार्टिकल काउंट, यानी कितने मास से कितना पार्टिकल काउंट आता है। मैं मिसाल देता हूं मैग्नीशियम का। 1 मोल मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसका मास होता है 24 ग्राम, और 1 मोल कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 12 ग्राम। लेकिन दोनों के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास 6.02 क्रॉस 10 के पावर 23 एटम्स होंगे। दोनों एटॉमिक फॉर्म में हैं तो ये एटम की सूरत में आपके पास होंगे, ये दोनों सेम ही होंगे। बिल्कुल वही बनाना और एग वाले एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत फिट आती हैं कि ये है तो डिफरेंट और मास भी डिफरेंट है, मास डिफरेंस हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास 12 एग्स है तो इनका मास कुछ होगा, और 12 मेरे पास बनानाज है तो इनका मास स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ और होगा। यानी मास तो डिफरेंट होगा लेकिन या तो 12-12 ही है। हाँ, वो अलग बात है कि ये एग्स है और ये बनानास है। तो यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स की भी बात हमने पिछले वाले स्लाइड में की। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की यहाँ हम बात करेंगे, और इस टीपी के ऊपर बात करेंगे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बात करेंगे कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो और स्टैंडर्ड प्रेशर हो तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स याद रहे कि इट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो मोलर वॉल्यूम ऑल गैसेस के लिए कोई भी गैस हो आइडियल कंडीशंस के अंदर मेरे पास ये होता है 22.4 डीएम क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, यहाँ पर बात हो रही आइडियल गैस की, यानी आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा स्टूडेंट वो 22.4 डीएम क्यूब होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास हाइड्रोजन H2 गैस है, ये 2 ग्राम पर मोल है, यानी मास 2 ग्राम होगा कितने में, 1 मोल में, और वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डीएम क्यूब। इस तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट, ये 32 ग्राम है मेरे पास, ये दर हकीकत में 1 मोल है हमारे पास स्टूडेंट्स, और ये भी 22.4 डीएम क्यूब है हमारे पास। इस तरीके से अगर मीथेन गैस की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये 16 ग्राम है हमारे पास, और ये 1 मोल के बराबर होगा, 16 ग्राम 1 मोल है दर हकीकत में, और ये फिर हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर होगा 22.4 एंड सिमिलर मैनर से कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, मोल मास का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास सबसे पहले एक सब्सटेंस लेता हूं मैं सोडियम। सोडियम के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है Na, और इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम इसका मोलर मास है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम सोडियम के कितने 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। वाटर की बात करते हैं H2O है मेरे पास, इसका मोलर मास 18 है, और ये 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये एटम के फॉर्म में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे जाते हैं, उसमें हमारे पास आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में हमारे पास है NaCl। NaCl का मोलर मास मेरे पास होता है 58.5 ग्राम, और इसका पार्टिकल जो है एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। फार्मूला हमारे पास है आयोनिक फार्मूला यूनिट्स। आयोनिक फार्मूला यूनिट्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास इसका है 111 ग्राम, और यहाँ पर इसमें जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होंगे 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स है। सिमिलर मैनर से अगर हम फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, ये 162.35 ग्राम है मेरे पास स्टूडेंट्स, और इसमें जो फार्मूला यूनिट्स है मेरे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको या इसको ब्रेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ यूं भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ पर सिर्फ अगर Ca की बात करते हैं, इसको ब्रेक करके ये मेरे पास बनेगा Ca2, और ये आयोनिक फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक करने के बाद इसमें मेरे पास 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 आयंस होंगे, आयंस ऑफ व्हाट, ऑफ Ca+2। सिमिलर मैनर से इसके साथ यहाँ पर क्लोरीन भी अटैच है, तो हमारे पास क्या होगा कि क्लोरीन के साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.2 क्रॉस 10 की पावर 23 और Cl नेगेटिव आयंस हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर मैनर से स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो मेरे पास फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको भी ब्रेक करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Fe+3 आयंस, और ये कितने होंगे, ये भी यकीनन उतने ही होंगे जितने सब में होते हैं 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। और इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन के साथ 3 मौजूद है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 और क्लोरीन आयंस आ जाएंगे मेरे पास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं और कैलकुलेशन एंड इंटरकन्वर्जन की बात करते हैं कि जब हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस हमारे पास ग्राम में होना चाहिए स्टूडेंट्स, और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए। तो अमूमन जो है पॉसिबली कि हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोवाइडेड हो या हमें मालूम करना हो, लेकिन मोलर मास तो हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। आगे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको मालूम करेंगे कि ये मालूम कैसे किया जाता है। बहरहाल ये हमारे पास एक मेन फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और मास के दरमियान जब कन्वर्जन करनी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ स्टूडेंट्स।